नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है और इस खास पेशकश में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन किसके साथ है। आपको बता दें कि आज महागठबंधन की बैठक है और मुकेश साहनी वहां मौजूद नहीं। अब मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को बताया जा रहा था कि महागठबंधन का अभिन्न हिस्सा है। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया जा रहा था कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। वो वीआईपी की पार्टी दावा कर रही थी, पर मुकेश साहनी आज दिल्ली में और चर्चा बहुत तेज है कि वो एनडीए में जा सकते हैं। कहा जा रहा है वो ऐसा इसलिए क्योंकि फिर उन्होंने 60 सीट की डिमांड कर दी है और जैसे ही 60 सीट की डिमांड की है, जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष सुमन ने एनडीए में उनका वेलकम किया। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पशुपति पारस महागठबंधन के नजदीक जाते दिखाई पड़ रहे हैं और एलजेपी आर यानी चिराग पासवान की पार्टी के कई नेता जो कि खगड़िया के हैं वो पशुपति पारस के साथ चले गए हैं। तो पशुपति पारस भी मजबूत होते दिख रहे हैं और वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि वीआईपी पार्टी अगर बाहर जाती है तो महागठबंधन ने पान पार्टी के साथ भी बातें बहुत मजबूत कर ली है। मतलब पान पार्टी की एंट्री होगी और वीआईपी पार्टी बाहर जा सकती है। महागठबंधन को ऐसा लगा कि मुकेश साहनी ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे हैं, इसलिए क्यों नहीं पान पार्टी को सटा लिया जाए। अगर वो गए भी तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दरअसल हम इस एपिसोड में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि कौन किसके साथ रहेगा, संभावनाएं क्या हैं, पारस महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे क्या उनके हिस्से में कुछ सीटें दी जा सकती हैं, क्या चंद्रशेखर रावण की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनेगी, यह भी सूचना है, ऐसा होगा क्या। साथ ही साथ चिराग पासवान को वाकई अब पशुपति पारस झटका देने लगे हैं, क्या पशुपति पारस फिर से जोश में आ गए हैं, उनके कैडर्स जमीन पर काम करने लगे हैं, चिराग से नाराज लोग पशुपति पारस की ओर रुख कर रहे हैं और ऐसा हुआ है तो खगड़िया में। ऐसे में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कौन किधर होगा, कौन किसके साथ होगा और क्यों होगा, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो आपको कई सारी जमीनी हकीकत बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं पशुपति पारस क्या कह रहे हैं। वो स्थिति लोग जनशक्ति रामविलास की पार्टी में है, प्रलोभन दे करके कि हम आपको टिकट देंगे, हम आपको एमपी बना देंगे, हम आपको एमएलए बना देंगे, हम आपको 50 तरह का प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन आप देखिए तो अभी आप 2024 का उदाहरण ले लीजिए, लोकसभा का। आप एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो पार्टी के जो पदाधिकारी हो वो लोकसभा का सांसद में टिकट दिया गया हो। 5 सांसद हैं उनके पास, एक अपने हैं, एक बहनोई है और बाद बाकी 3 सांसद कौन हैं। तमाम लोगों को, प्रेस मीडिया के हमारे जो साथी हैं उनको भी पता है किस परिस्थिति में तीनों को बाहर से उठा करके टिकट दिया गया। अपने पार्टी के वर्कर को आपने टिकट नहीं दिया। संजय पासवान जी उनके पुराने साथी थे, दलित समाज से आते थे, पासवान समाज से आते थे। जब समस्तीपुर का सीट खाली हुआ तो उन्होंने आवेदन भी दिया, आग्रह भी किया, फिर भी उनको टिकट से वंचित किया गया और एक दूसरे दल के लोगों को उठा करके टिकट दिया गया। उसी तरह से खगड़िया का सांसद है। तो आपने सुना पारस कहना क्या चाह रहे हैं कि एक तो उनके बहनोई हैं, एक खुद हैं और 3 किसको उन्होंने टिकट दिया, ये सबको पता है। और वो ये भी कह रहे हैं मीडिया के साथियों को भी पता है। तो अरे मीडिया के साथियों को पता तो आपके द्वारा ही चला है ना, या उनके लोगों के से ही पता चला है ना, खुलकर बोलते क्यों नहीं है। दरअसल ये कहना ये चाह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया और बाहर से बुलाए गए मजबूत लोगों को, समृद्ध लोगों को, धनी लोगों को टिकट दिया गया। और यही चिराग पासवान का पार्टी चलाने का स्टाइल है। वो ये कहना चाह रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जितने भी जमीनी कार्यकर्ता हैं अब उनसे जोड़ रहे हैं। तो क्या पारस चिराग को झटका देने की स्थिति में आ गए हैं? क्या मुकेश साहनी आरजेडी को झटका देने जा रहे हैं? क्योंकि आज महागठबंधन की बैठक है और मुकेश साहनी दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या वो अपनी बातें मनवा करके ही वापस जाएंगे या एनडीए का हिस्सा बन करके ही वापस जाएंगे? क्या करेंगे मुकेश साहनी? और साथ ही साथ
आरजेडी को ऐसा लग गया है कि मुकेश सहनी गए तो उनको कंपनसेट कैसे किया जाए, पान पार्टी से किया जाए। तो पान पार्टी की एंट्री, मुकेश सहनी की एग्जिट, क्या ये होने जा रही है? इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैजान अहमद साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति, देश की राजनीति पर लगातार नजर रखे हुए रहते हैं। इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कौन किसके साथ है और ये हमें बताएंगे कि अंदर खाने चल क्या रहा है। पंकज भारतीय जी भी हैं। दरअसल जिस तरीके से मुकेश सहनी कर रहे हैं, आपका भी स्वागत है पंकज भारतीय जी, आप दोनों मेहमान का, उसका असर महागठबंधन पर क्या होगा? ये सिर्फ दबाव है या मुकेश सहनी अब बेहतर डील की तलाश में है या एनडीए से उनकी बात बन चुकी है? क्या हो रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे अंदर खाने चल क्या रहा है। महागठबंधन की बैठक से मुकेश सहनी अनुपस्थित क्यों है और पशुपति पारस अपने भतीजे को क्या झटका देने जा रहे हैं? खगड़िया के कई नेता, जमीनी कार्यकर्ता उनकी पार्टी में आ चुके हैं, तो क्या इससे चिराग की पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? इसकी भी बात हम करने जा रहे हैं। तो आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं फैजान अहमद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, मुकेश सहनी के एब्सेंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज वो दिल्ली में है, इसी बीच ट्वीट आता है कि उन्हें 60 सीट चाहिए, उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए, अति पिछड़े के साथ तभी न्याय हो पाएगा। आपको लग रहा है कि इस तरह की मांग करना 5वें 6ठे मीटिंग के बीच में ये इंडिकेट करता है कि मुकेश सहनी के मन में कुछ और चल रहा है? देखिए, अभी 3 दिन पहले एक प्रोग्राम हो रहा था पटना में और उसमें तेजस्वी यादव सामने थे, उनसे सवाल जवाब हो रहा था। ये सवाल पूछा गया था तेजस्वी यादव से कि भाई ये आपके इतनी सीटें मांग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का पद भी वो कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, तो आपका क्या कहना है इस पर? तेजस्वी यादव ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग की मीटिंग चल रही है सारे दलों की, तो उसमें जो फैसला होगा वो आप सब लोगों के सामने होगा। यानी उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही इनकार, एक तरह से कहें कि इनकार कर दिया कि वो मुकेश सहनी को क्या दे रहे हैं, कितनी सीट दे रहे हैं, क्या पद दे रहे हैं, इसका कोई भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। शायद ये भी मुकेश सहनी को कुछ नाराजगी इससे भी हुई हो कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव ने जब उनसे ये सवाल उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि साहब वो मीटिंग होगी सभी दलों की, उसमें ये तय होगा कि किसको कितनी सीट और क्या मिलेगा। देखिए, छोटी जो कोई भी गठबंधन हो, जब उसमें जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, छोटी छोटी पार्टियां, लेकिन उनके ख्वाब बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनकी आशाएं आकांक्षाएं बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो उनको एक तरह से कहें कि बिल्कुल सेटल कर देना, एडजस्ट कर लेना किसी भी गठबंधन के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अभी दोनों गठबंधन, हमारे यहाँ जो 2 गठबंधन हैं बड़े, दोनों गठबंधन इस तरह के समस्या से में उलझ रहे हैं और ये जो उनके सामने जो सवाल आ रहे हैं कि कौन किसके साथ, आपने जैसा कि पूछा कि भाई कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसका साथ छोड़ेगा, ये अभी बड़ा कहना मुश्किल है। क्योंकि उम्मीद दोनों, मतलब ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन दोनों गठबंधन से उम्मीदें लगा रखी हैं कि हमारी कुछ बात जो है, अगर ये हमें 60 नहीं देते तो चलिए दूसरा कोई 20 हमें अगर दे रहा है तो वहाँ चले जाएं, या यानी इस तरह का वो जो मोल भाव वाली बात होती है वो अभी चल रही है। तो इस मोल भाव में तो जो भी छोटे छोटे दल हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं। क्योंकि आपने अभी नाम लिया इनका वीआईपी पार्टी, तो वीआईपी पार्टी देखिए, ऐसा लगता है कभी तो ऐसा भी लगता है कि बहुत ही क्लोज है ये आरजेडी से, तेजस्वी यादव से,
उनके साथ हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं, उनके साथ मछली खा रहे हैं। यानी इस तरह की बात ये शो करता है कि वो बहुत ही क्लोज हैं और वो इसी गठबंधन का एक अभिन्न अंग, जिसको आपने कहा अभिन्न अंग है। ये देखिए, मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो किसी भी गठबंधन का अभिन्न अंग नहीं है। आज अगर ए पार्टी को अगर भी एक अलायंस से कुछ बड़ा मिलता है तो वो उधर भाग जाएगा, यहाँ से छोड़ के उधर भाग जाएगा। वहां वाला अगर इसको इधर कुछ मिलता है तो ये भी छोड़ के भाग सकता है। इसलिए इन लोगों को न तो कोई अपना प्रिंसिपल है और ना ही कोई पॉलिसी है। ये सिर्फ ये देखते हैं कि साहब हमको कहाँ कितना ज्यादा फायदा होने वाला हो, और जब चुनावी समय हो तो ये इन लोग की जो तिकड़म होती है, जो चालबाजी होती है और जो शातिराना चालें होती हैं, ये कुछ ज्यादा ही नजर आती हैं। तो क्योंकि बिहार चुनाव का समय आ गया है, चुनाव अनाउंस हो जाए उसके बाद फिर देखिए क्या क्या कुछ होता है। लेकिन सच्चाई यही है। हो सकता है किसी पार्टी ने ये भी दावा कर दिया हो, छोटी पार्टी ने ये भी दावा कर दिया हो कि हम सारी सीटें लड़ेंगे, हम सब सीटों पर होगा। ऐसी किसी की औकात नहीं है यहाँ पे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी चल रहा है, ये चुनाव घोषित होने तक ही चलेगा, और चुनाव घोषित होने से हो सकता है कुछ पहले या उसी समय सीटों के बंटवारा का भी फैसला हो जाए। और एक मरतबा फैसला हो जाएगा तो फिर ये इधर उधर जो भाग दौड़ जो चल रही है और जो धमकी या ब्लैक मेलिंग और जो कुछ भी कहा जाए इसको, वो बंद हो जाएगा। चलिए, आप ये कह रहे हैं बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, डॉक्टर संजय कुमार और प्रियदर्शी रंजन। डॉक्टर संजय कुमार, प्रियदर्शी रंजन, आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप रेगुलरली हमारे साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर संजय जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी दिल्ली में बैठे हैं, पान पार्टी के एंट्री की बात हो रही है, चिराग पासवान को पारस झटका दे रहे हैं, चिराग पासवान के खिलाफ संतोष सुमन बोल रहे हैं, और देखिए संतोष सुमन वीआईपी पार्टी को आमंत्रित भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता चुनाव से पहले बड़ा घालमेल दिखाई पड़ रहा कौन किसके साथ है? एक दिन चिराग कहते हैं इस गठबंधन का हिस्सा होने में शर्म आती है, दूसरे दिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बताते हुए कहते हैं कि नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। मुकेश सहनी लगातार कह रहे थे हम महागठबंधन का हिस्सा हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आज दिल्ली में बैठे हैं, पटना में मीटिंग चल रही है। तो ये सब चल क्या रहा है? चिराग पासवान के साथ जो लोग थे खगड़िया में, कई सारे लोग पारस के साथ आ गए हैं और पारस खुलेआम आलोचना कर रहे हैं एलजेपीआर का कि वहां कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, टिकट किसी और को मिल जाता है। और वो कहते हैं कि देख लीजिए शांभवी को मिल गया समस्तीपुर से, वो कौन है? उसके बाद राजेश वर्मा का नाम लेते हैं, वो कौन है? और साथ ही साथ बीना देवी का भी नाम लेते हैं, वो कौन है? तो ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि कौन किसके साथ जा रहा है, ये चल क्या रहा है? मुकेश सहनी क्या महागठबंधन से पीछा छुड़ाने दिल्ली पहुंचे हैं क्या? और पारस क्या चिराग को झटका दे पाएंगे क्या? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और झटका दे पाएंगे, और जिस तरीके से संतोष सुमन आक्रामक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको बिहार में लड़ना है तो केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके आना होगा, तो गंभीर सवाल उठता है कि चिराग किधर रहेंगे, सहनी किधर रहेंगे, या सहनी बाहर निकलेंगे? महागठबंधन को अंदेशा हो चुका है, इसलिए पान पार्टी की एंट्री की कवायद शुरू हो गई है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कल मुकेश सहनी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 60 सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी और बाकी सीटों पर जो गठबंधन के साथी होंगे वो अपना चुनाव लड़ेंगे। तो इनके ट्वीट से ही कयास लगाया जा रहा था कि जब गठबंधन में सीटों का कोई बंटवारे का फैसला नहीं हुआ, फिर ये 60 सीटों पर ट्वीट करने का मतलब क्या है? क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है या एग्जिट प्लान है? तो कई लोगों ने बताया, इनके जो भी पार्टी के खास लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि संभावनाएं तो राजनीति में बनी ही रहती है। तो संभावना अगर इंडिया गठबंधन में नहीं है तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में तलाश रहे होंगे 60 सीट, वाइस प्रेसिडेंट का पद, ये दोनों संभव लगता नहीं है कि उनको मिल पाएगा, क्योंकि लेफ्ट की पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी
के साथ पान पार्टी और भी कुछ लोगों को, पारस जी को एकोमोडेट करने की बात चल रही है। ये सारे लोगों को एकोमोडेट वो करेंगे तो फिर 60 सीटें इनके हिस्से में आएगी कहाँ से? और एनडीए तो अंतिम समय में जिसको कहते हैं कि वो अपना फेंकती है पासा कि भाई आपको मंत्री बना देंगे, राज्यसभा में ले लेंगे, आपके लोगों को हम एमएलसी बना देंगे, इतने सीटों पर आप लड़ लीजिए और आप अपने ताकत को मेरे साथ दो। तो इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछली बार भी ये वक्त पर जब चुनाव का एकदम बिल्कुल ये था। और आरजेडी के कई नेताओं से भी मेरी बात होते रहती है, तो मैंने उनसे भी पूछा था कि क्या मुकेश सहनी आपके साथ रहेंगे, तो उन्होंने भी पहले ही बहुत भरोसा नहीं जताया था। है कि नहीं कहा जा सकता है कि रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी तक तो हैं। तो मुकेश सहनी जी के बारे में मेरी जो अपनी समझ है कि 60 सीट की बात करना, डिप्टी सीएम की बात करना, अब ये दबाव से चीजें आगे निकलती। दबाव का भी एक तरीका होता है, दायरा होता है। और संतोष सुमन जी तो उनको इनवाइट करेंगे ही, स्वाभाविक है कि चाहेंगे कि एनडीए में आ जाए ताकि इंडिया गठबंधन कमजोर पड़े। जहां तक चिराग पासवान की पार्टी की बात है, चिराग पासवान के जो खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा, इनको लेकर के बड़ी नाराजगी है। उनके जो सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं खगड़िया के राजेश वर्मा, अब अमर्यादित अपमानपूर्ण व्यवहार की बात जो लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो कर रहे हैं। आपकी औकात कौड़ी भर की नहीं है, जैसे भद्दे वाक्य कहते हैं कार्यकर्ता की, ये सुन करके फिर उस पार्टी के साथ रहने का क्या मतलब या वहां रहने की क्या जरूरत है। तो ये चीजें हैं। जो नया जिला अध्यक्ष वहां नियुक्ति इन्होंने किया था मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह को, उनको लेकर के भी एक नाराजगी है कि भाई कैसे उनको नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, राजेश वर्मा ही अगर पार्टी को चलाएंगे, वही देखेंगे। नहीं, ठीक है, ये नाराजगी डॉक्टर संजय बाहर आ रही है, पर पारस किस कैपेसिटी में महागठबंधन में आ रहे हैं? पंकज भारतीय जी, क्या अगर वो महागठबंधन में आ रहे हैं तो अभी तक के किसी मीटिंग में पशुपति पारस को तो बुलाया नहीं गया है, मेरी जानकारी तो यही है। पर पारस के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, क्या पशुपति पारस की पार्टी में उन्हें कोई वो कह सकते हैं कि कोई फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है क्या? क्योंकि अभी तक कुछ दिनों पहले तक पारस की पार्टी चुपचाप थी, वो खुद चुपचाप बैठे हुए थे। अचानक उनको लोकसभा में एक सीट भी नहीं मिला, एनडीए से बाहर हो गए। दही चूड़ा में जरूर लालू जी के साथ दिखे, पर महागठबंधन में उनकी भूमिका क्या होगी उसको लेकर के कई तरह की खबरें आ रही। कही जा रही है ये बात कि एक आध सीट आरजेडी अपने कोटे से देगी, वो भी आरजेडी के सिंबल पर ही लड़ना पड़ेगा। तो दरअसल पारस की भूमिका होगी क्या? देखिए, अभी तक जो स्थिति बन रही है पंकज जी, निश्चित तौर पर पशुपति पारस जो हैं वो महागठबंधन के साथ दिखाई देते हुए दिख रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं। ये अलग बात है कि आपने ठीक कहा कि उन्हें अभी तक किसी मीटिंग में बुलाया नहीं गया है, लेकिन जो अंदर खाने जो खबरें आ रही है उसके अनुसार वो लगातार महागठबंधन खास करके आरजेडी के वो टच में बने हुए हैं। इस स्थिति में उनकी हालिया जो सक्रियता है वो कुछ न कुछ बता रही है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ पशुपति पारस कुछ गुल खिला सकते हैं। और अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि वीआईपी के मुकेश सहनी आज वहाँ महागठबंधन की बैठक से बाहर हैं, और संभावना ये जताई जा रही है कि ये कोई बड़ी बात नहीं हो जो मुकेश सहनी महागठबंधन को छोड़ करके कोई अपना अलग रास्ता निकाल लें, एनडीए के साथ जा सकते हैं। वैसी स्थिति में अगर यहाँ से मुकेश सहनी बाहर जाते हैं तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर पशुपति पारस के लिए यहाँ पर बेहतर संभावनाएं महागठबंधन के अंदर बन सकती है और कुछ बेहतर उनके लिए सीटें भी बन सकती है। शायद इसी उम्मीद में अभी तक पशुपति पारस जो है अपनी कवायद में जुटे हुए हैं, और जो अभी फिलहाल उनकी जो सक्रियता अचानक नहीं बढ़ी है। जानकार बताते हैं कि वो लगातार महागठबंधन के संपर्क में हैं, और अगर मुकेश सहनी महागठबंधन को अलविदा कहते हैं तो उस स्थिति में उनकी भागीदारी
निश्चित रूप से नजर आएगी महागठबंधन के बीच में। यहाँ एक बात ये भी गौर करने की बात है कि भले ही आज की तारीख में पासवान बिरादरी के नेता पशुपति कुमार ये चिराग पासवान हो, लेकिन कुछ न कुछ तो मान लिया वो डेंट कर ही पाएंगे पासवान बिरादरी के वोट में। और जो जितनी राजनीतिक जोड़ तोड़ ये पशुपति पारस ने रामविलास पासवान के साथ रह करके सीखा है, उतना शायद उनको चिराग पासवान को ना पता हो। इस स्थिति में अगर उन्हें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ, अगर नहीं चलिए, कुछ ना कुछ करते दिख रहे हैं, लेकिन कोई बड़े नेता तो आते दिख नहीं रहे हैं। महागठबंधन में कोई बड़ी जगह मिलती तो दिख नहीं रही है। प्रियदर्शी रंजन, महागठबंधन को एहसास हो चला है कि मुकेश सहनी बाहर जाएंगे, इसलिए पान पार्टी की एंट्री 4 तारीख को हो जाएगी शायद। ये मेरे पास खबर है, 4 अगस्त तक पान पार्टी महागठबंधन का हिस्सा होगी। और पान पार्टी के नेता आईपी गुप्ता जहां भी जाते हैं, जितनी भीड़ आ रही है उनको देखने के लिए, उनके समर्थकों की, वो एक बड़ी ताकत माने जाने लगे हैं। महागठबंधन बहुत तवज्जो दे रहा है। एनडीए में जेडीयू भी उनसे बात कर रही थी, जो मेरी जानकारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरजेडी समझ चुकी है कि मुकेश सहनी रिलायबल नहीं है, इसलिए अगर वो जाते हैं तो उनको कंपनसेट करने के लिए आईपी गुप्ता से बेहतर डील किया जाए, और जिसकी संभावना 4 अगस्त तक बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि देखिए मुकेश सहनी जिस शैली के राजनेता हैं, उनको एक क्रिकेट से जोड़ करके देखा जाए तो क्रिकेट में कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं या क्रिकेटर होते हैं जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। कुछ ऐसे गेंदबाज होते हैं जो दाएं हाथ से भी गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ से भी गेंदबाजी करते हैं। मुकेश सहनी उसी शैली के राजनेता हैं, जो कभी बाएं हाथ से खेलते हैं, कभी दाएं हाथ से खेलते हैं, पता नहीं चलता है। सबसे अनप्रेडिक्टेबल राजनेताओं में से, बिहार के राजनेताओं में से मुकेश सहनी भी एक है। कई ऐसे राजनेता हैं, लेकिन उसमें मुकेश सहनी भी है। नए नए आए हैं, लेकिन इस तरीके की छवि उन्होंने अपनी बनाई है। इससे ये अंदाजा, तो जब हम जैसे लोगों को पता है कि मुकेश सहनी किस स्तर के विश्वसनीय हैं या उन पर किस स्तर तक विश्वास किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव, लालू परिवार, आरजेडी पार्टी तो जरूर जानती होगी कि मुकेश सहनी पर कितना भरोसा किया जा सकता है और कितना नहीं। हाँ, जो तस्वीरों में ये दिखते हैं तेजस्वी यादव के साथ, उसका कारण ये है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है मुकेश सहनी। आर्थिक तौर पर जो मजबूती मुकेश सहनी की है, उसको इग्नोर तेजस्वी यादव नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि बराबर के कद में बिठाना, बराबर का सम्मान देना। वरना महागठबंधन में मुकेश सहनी से तो बड़ी पार्टी है माले के नेताओं को तो लेकर के तेजस्वी यादव नहीं घूमते हैं। मुकेश सहनी के साथ ही हेलीकॉप्टर साझा करते हैं, उनके साथ ही बगल में कुर्सी कहीं भी लगवाते हैं। महागठबंधन की भी मीटिंग में तेजस्वी यादव के बगल में मुकेश सहनी का मीटिंग लगता है, और बड़ी पार्टियों का अगल बगल में। तो ये कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि मुकेश सहनी वोटों के तौर पर उतने बड़े भले ताकत नहीं हो, लेकिन आर्थिक तौर पर राजनीति में जो ताकत झोंक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। और ये बात तेजस्वी यादव भी बखूबी जानते हैं कि मुकेश सहनी को हम किस लिए रखे हुए हैं और कब ये क्या करेंगे। ऐसा कर चुके हैं और ऐसा करेंगे भी। अभी 5-6 महीने पहले ही बातचीत चल रही थी कि मुकेश सहनी का नाव डोल रहा है महागठबंधन में, और अपना वो किसी और किनारे अपने नाव को ले जाना चाहते हैं। ये एनडीए से उनकी बातचीत चल रही है। सही बात है, इसमें दम है। मुकेश सहनी से मेरी भी कई बार बातचीत हुई है। मुकेश सहनी का पसंदीदा नेता नीतीश कुमार है और पसंदीदा गठबंधन एनडीए है, और उनकी जाति का भी झुकाव, जिस जाति से वे आते हैं उस जाति का झुकाव भी एनडीए के प्रति है। मुकेश सहनी वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं है महागठबंधन में रहते हुए। इतनी सीटें उनको नहीं मिलेंगी। लोकसभा चुनाव उसका सबूत रहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से मुकेश सहनी को महागठबंधन ने सीटें दी और उन सीटों पर उनका प्रदर्शन कैसा रहा, और उन सीटों के एवज में कहां-कहां मुकेश सहनी वोट ट्रांसफर करवा पाए। तो मुकेश सहनी वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए महागठबंधन को। मुजफ्फरपुर, जो कि निषादों की राजधानी कही जाती है, वहां पर भी ये आरजेडी वाले महागठबंधन को वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए महागठबंधन के भीतर सहज स्थिति नहीं है।
फोटो खिंचवाने के लिए है स्थिति, स्पेस है, लेकिन नहीं, सीट शेयरिंग में वो बिल्कुल। स्पेस मुकेश सहनी के चलिए, लिए नहीं बन। आप कह रहे हैं सहज स्थिति नहीं है, पर माहौल तो लगातार फैजान अहमद साहब लोकसभा चुनाव से ही बना रहे हैं कि मैं आरजेडी के साथ हूं, मैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि बहुत कुछ कहने सुनने के बाद अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं या एनडीए में चले जाते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह तो उठेगा ना। ऐसे पहले भी उठता रहा है, कोई पहली बार तो करेंगे नहीं। अब जहां तक सवाल है कि एनडीए और महागठबंधन की बैठक हो रही है और बैठक में चर्चा है कि कांग्रेस 50 से कम पे नहीं मानेगी, सीपीआई-एमएल 40 से 45 पर नहीं मानेगी, सीपीआई ने भी 24 सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंप दी है, ये मुकेश सहनी 60 से कम पे नहीं मानेंगे, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। पान पार्टी भी 12 सीट की सूची सौंपेगी, ये मुझे जानकारी है। पशुपति पारस भी 4-5 मांगेंगे ही, 2-3 उनको भले ही मिले, ये भी मुझे जानकारी है। तो आखिरकार आरजेडी के लिए बच क्या जाएगा? आरजेडी लड़ेगी कितनों पे? कितनों को समझाया जाएगा? और ये समस्या सिर्फ महागठबंधन में ही तो नहीं है, एनडीए में भी है और चिराग का दर्द बाहर भी आता है। तो अगर समस्या के रूप में पूछा जाए आपसे, तो आपको क्या लगता है, ज्यादा समस्या महागठबंधन में है या एनडीए में? देखिए पंकज जी, मैंने पहले भी यही बात कही कि जो छोटे छोटे दल हैं और उनके बड़े बड़े सपने होते हैं और बड़ी बड़ी मांगे होती हैं, वो दोनों ही गठबंधन, बिहार में जो 2 गठबंधन है, दोनों के लिए ही बहुत बड़े प्रॉब्लम बने हुए हैं और अभी बने रहेंगे जब तक के सीटों का बंटवारे का फाइनल नहीं हो जाता है। लेकिन ये जो है प्रॉब्लम दोनों जगह है, दोनों गठबंधन में है। और जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है तो इन लोगों की शायद मांग, जो इन लोग की डिमांड है, वो भी बढ़ती जा रही है। वो देखिए कोई 60 मांग रहा है, कोई 30 मांग रहा है। हालांकि किसी की भी ऐसी औकात नहीं है इन छोटे छोटे दलों की कि जिनको जो 2-4 सीट भी जीत जाएं चुनाव में तो बहुत बड़ी बात होगी। तो सीटें जितनी भी ले लें वो अलग बात है। लेकिन अब जैसे पारस पशुपति पारस का जिक्र हुआ, ये पशुपति पारस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। 2 गठबंधन में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, महागठबंधन, क्योंकि वो एनडीए में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां चिराग पासवान है, इसलिए वहां नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए तो बस यही एक ऑप्शन है। और अब यहाँ से उनको जो भी सीटें मिल जाएं, महागठबंधन का नेतृत्व भी जान रहा है कि उनके सामने तो और कोई रास्ता है नहीं, तो ठीक है, उनको 2-4 जो भी सीटें देना है वो दे देंगे। मसला सबसे बड़ा है साहनी का। इन महागठबंधन में साहनी का मसला है और एनडीए में चिराग पासवान का मसला है। तो अब ये दोनों ही नेताओं के जो है वो लंबे लंबे लोगों से वादे भी करते हैं, अपने पार्टी के लोगों से वादे करते हैं। देखिए, मुझे याद आ रहा है पंकज जी, लगभग 1 महीना पहले इसी चैनल पर इस पर एक बात हो रही थी, जब चिराग पासवान ने ये कहा था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा बिहार में चुनाव का, तो मैंने आपको कहा था कि नहीं, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पीछे हट जाएंगे, बाद में ये अपनी बात से खुद ये पीछे हट जाएंगे, क्योंकि चुनाव बहरहाल नहीं लड़ेंगे। और आज भी वही देखिए, इनका स्टैंड रोज न रोज बदलता रहता है। कभी ये कहते हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि वो इस गठबंधन में रहने पे हमको शर्म आ रही है। तो देखिए, उसके बाद फिर ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे इस चुनाव के बाद भी। तो इनका जो स्टैंड है वो बराबर बदलता रहता, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि जो इनके जो अपने लोग हैं, इनके वर्कर्स जो हैं, इनके फॉलोअर्स, उनमें एक तरह की बेचैनी पैदा हो रही है कि भाई हमारा जो लीडर है वो कोई एक बात पर टिका नहीं रहता है, वो रोज रोज अपना कोई ना कोई स्टैंड बदलता रहता है। तो ऐसी हालत में कितने दिनों तक इनका साथ दिया जाए? लोकसभा चुनाव के समय में भी जो नाराजगी हुई होगी उनके पार्टी के लोगों की, वो तो मालूम ही है। और अब ये फिर ये विधानसभा चुनाव के समय भी इसी तरह की बात हो सकती है, क्योंकि
जो मुझे जो जानकारी है उनको मैक्सिमम जो मिलेगा वो 20 सीट, उससे कम ही होगा। मतलब ये मैक्सिमम हमने 20 बताया, उससे ज्यादा इनको सीट नहीं मिलने वाली है एनडीए में। इसी तरह से अब ये अभी इनका तो कोई स्टैंड अभी है ही नहीं कि ये महागठबंधन में रहेंगे या एनडीए में जाएंगे या क्या करेंगे। यानी आपके वीआईपी पार्टी के साहनी जी, तो साहनी जी की भी यही मामला है। वहां वो 60 सीट मांग रहे हैं, जो मुमकिन ही नहीं है, किसी भी सूरत में ही मुमकिन नहीं है 60 सीट। मुझे तो लगता है कि शायद 15 सीट की ही से ज्यादा उन्हें नहीं मिलेगा वहां भी। ये भी मैं मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ 15, उससे कम ही मिलेगा। यहाँ भी अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं एनडीए में, तो यहाँ भी उनको 8-10 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली है। क्योंकि देखिए, और जब चुनाव और नजदीक आ जाएगा, बिल्कुल जब सीटों को बंटवारा फाइनल होने लगेगा, तब ये लोगों को रियलाइज करेंगे खुद कि शायद हमने इतनी ज्यादा सीटें मांग करके बड़ी गलती की थी, और हमें जो मिल रहा है, जिस गठबंधन में भी जितना मिल रहा है, नहीं, उसको एक्सेप्ट किया जाए बात और बात हालात को बात इसको फेस बात किया सिर्फ जाए। सीट की ही नहीं है फैजान साहब। देखिए, दोनों पार्टी के लिए अगर हम बात करें, महागठबंधन में पान की एंट्री, मुकेश सहनी की एग्जिट, और मैं ये सवाल सबसे लूंगा, मैं पहले डॉक्टर संजय के पास जाना चाहूँगा। पान का भी डिमांड है कि भाई हमारी जाति को एससी कैटेगरी में इंक्लूड करिए। अब एससी कैटेगरी में इंक्लूड करने के लिए केंद्र सरकार का समर्थन तो चाहिए ना, पर वो महागठबंधन में जा रहे हैं, तो महागठबंधन में जा कर के लंबी राजनीति करेंगे, फिर कभी मौका आएगा, शायद उनकी सोच ऐसी हो। यही बात तो ये भी कहते हैं कि हमारी बिरादरी को आप एससी में इंक्लूड कर लीजिए, हम आपको भगवान मान लेंगे। पर ये एनडीए में आ रहे हैं तो बात समझ में आ रही है डॉक्टर संजय, पान पार्टी महागठबंधन में जा रही है, उसका क्या पर्पस हो सकता है, यह बात समझ में से परे है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये अब आएंगे, क्योंकि बार बार उन्होंने कहा जब तक शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करने की बात नहीं होगी तब तक हम एनडीए में नहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है कि एनडीए की तरफ से यह बात कही गई होगी, ढाढ़स दिया गया होगा, ये संभावित है, तभी वो एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं, या सिर्फ सीटों का चक्कर है? क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं, सीटों का चक्कर है, वैसा कुछ नहीं है। अगर इसी तरह की बात होती तो बीच में ही एनडीए घोषित कर देती कि हाँ ठीक है, आपके समाज को हम ले लेंगे, और राजभूषण निषाद को मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ाने की बात नहीं होती। मुकेश सहनी नेता होते, इन्हीं के हाथों कोषाध्यक्ष थे जो अभी केंद्रीय मंत्री। ऐसी बात एनडीए में हमारे समझ से अभी तक इनकी नहीं हुई है। अब चुनावी घोषणा में कोई बात अगर हो जाए तो अलग बात है, लगेगा एनडीए को कि मुकेश सहनी की जो ताकत है, चूंकि कई जातियों को वो क्लब करके बताते हैं कि हमारे पास इतना % वोट है, उतना % वोट है, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि जो सहनी समाज का वोट है वो वोटिंग बड़ा पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं ना कि पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के वो समाज वोट करता है। तो एनडीए की भी नजर इनके ऊपर है कि ये समाज का वोट हमसे छिटके नहीं, और चूंकि नेता के रूप में अपने को एस्टेब्लिश कर लिए हैं मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी अगर हमारे पाले में हो, राज्यसभा की बात, मंत्री की बात, एमएलसी की बात तो मेरी जानकारी में है कि ये सारी बातें हो रही हैं। चूंकि मुकेश सहनी दोनों जगह बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन में है तो अभी वो गए हैं दिल्ली और आज से उसकी शुरुआत हो गई है। वो पहले से ही जो उनके नेता हैं वो अपना इधर उधर कुछ बात करते रहते हैं। आपको याद होगा कि जब संजय निषाद जब इनके घर पर पहुंचे थे, मुकेश निषाद के घर पर जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो उस समय भी लगाया जा रहा था कि संजय निषाद भी बीच में कुछ न कुछ चीजों को एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। संजय निषाद यूपी में किस पार्टी के साथ है, कहाँ मंत्री हैं, सबको पता है। तो मुकेश सहनी दोनों जगह बात कर रहे हैं। बात जहां बने, यहाँ सरकार में शामिल होने का केंद्र हो या जहां भी पद मिलने की बात हो, थोड़ा संभावना वहां ज्यादा दिखती है। यहाँ सीट की जहां तक बात है, बिल्कुल जो एकोमोडेशन की बात है, तो आरजेडी 60 सीट देकर के मुकेश सहनी को अगर एकोमोडेट करती है तो क्या लेफ्ट की पार्टियों को नाराज कर देगी? कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगा। अगर आरजेडी को खुद 140 सीट पर लड़नी है तो
अगर पारस जी को 3 ही सीट सही, पान पार्टी को 5 ही सीट सही, तो अगर इन छोटी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 ही सीट सही, अगर छोटी छोटी पार्टियों को भी अगर एकोमोडेट करती है आरजेडी, तो क्या आरजेडी 2020 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस वजह से कि मुकेश सहनी नाराज न हो जाए? ऐसी बात नहीं, ये बात को मुकेश सहनी भी समझ रहे हैं, इस बात को आरजेडी भी समझ रही है। इसलिए मुकेश सहनी अभी पत्ता फेंकेंगे, देखते हैं एनडीए कहां तक इनको एकोमोडेट करती है। और फैजान साहब की बात से मैं सहमत हूं कि अगर ये इंडिया गठबंधन में भी रहेंगे तो 15 से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद मुझे भी नहीं दिखती है। कि कौन सी सीट ऐसी होगी जो लेफ्ट की सीट, जो कांग्रेस की सीट या जो आरजेडी की सीट है और उसको वो निकाल करके और कहेंगे कि नहीं इस पर तो मुकेश सहनी लड़ेंगे, परिणाम चाहे जो। तो उस स्थिति में लोकसभा में इनको 3 सीटें दी गई थी ना लड़ने के लिए, इसी बिहार में अपना कैंडिडेट तक इनको नहीं मिला था, सीट इनकी थी, कैंडिडेट आरजेडी का था। तो ये प्रयोग क्यों करेंगे आरजेडी के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग? इसलिए मुकेश सहनी दोनों जगह देख रहे हैं, अभी वजन लगा रहे हैं कि किधर का जो है तराजू थोड़ा भारी दिख रहा है, पलड़ा कहाँ भारी है, उसी में मोल तोल में चल रहा है। जो एससी में शामिल करने की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर यही बात की घोषणा करनी होती तो क्यों ना पान पार्टी को क्यों नहीं एनडीए ले लेती कि भाई क्यों आप परेशान हो गए। ठीक है, आपको शेड्यूल कास्ट से हटा के ईबीसी में डाल दिया गया है, हम एक बार फिर आपके लिए बात करेंगे कि कैसे आप फिर शेड्यूल कास्ट में आइएगा, आपका एक इकोनॉमिक सर्वे करा करके हम फिर देखते हैं कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। जब पान पार्टी को एनडीए छोड़ सकती है, जो अब बिल्कुल आपका सही सवाल है कि आखिर जब लेना ही होता तो पान पार्टी को लेते, और पान पार्टी को भी यही कुछ मिलने की बात थी। घोषणा भी अगर कर देते कि चलिए हम इनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे या गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, जो राजनीति में शब्द चलते हैं, इतना पर भी पान पार्टी राजी हो जाती। पार्टी को क्यों जाना पड़ा इंडिया गठबंधन के साथ? इसलिए मुकेश सहनी अभी दोनों जगह से देख रहे हैं कि कहां पर हम फायदे में होंगे, कहां पर नुकसान में होंगे। और कुछ लोग हैं जो इनको एनडीए के साथ भी चाहते हैं कि एनडीए में आ जाए, और उसमें कुछ मजबूत लोगों को एनडीए ने भी इनके पीछे छोड़ रखा है कि जरा देखिए मुकेश सहनी जी को, अगर वो मेरे साथ आ जाते हैं तो हम उनको ये देंगे। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बड़े हार्ड बार्गेनर हैं, मुकेश सहनी भी अभी वही हार्ड बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं पर एनडीए में तो 15 सीटों की भी संभावना नहीं है। पंकज भारतीय जी, आपको क्या लगता है 15 सीटें एनडीए दे देगी क्या मुकेश सहनी को? इसकी संभावना आपको दिखाई पड़ रही है? कहाँ 60 मांग रहे हैं, 60 में जब महागठबंधन 15 से ज़्यादा नहीं दे सकती है, जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे हैं, फैजान अहमद साहब बता रहे हैं, आपको लगता है कि एनडीए 15 सीटें भी दे देगी? इसकी संभावना आपको दिखाई पड़ती है? बिल्कुल कोई संभावना नहीं है पंकज जी। दरअसल जो खबरें राजनीतिक गलियारों से आ रही है उसके अनुसार मुकेश सहनी को अधिकतम 12 से 15 तो मैक्सिमम हो गया, 10 से 12 सीट देने की बात चल रही है। और जो खबरें हैं, मतलब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से मुकेश सहनी इस बात को लेकर के महागठबंधन से नाराज भी चल रहे थे, और इधर उनकी इस वजह से संवादहीनता की भी स्थिति पैदा हो गई थी। महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के और आरजेडी के, उन्होंने इनसे बात भी करना छोड़ दिया था। तो उस स्थिति में ये अपनी संभावना तलाश रहे हैं। 12 से 15 तक अगर इन्हें मिल जाता है महागठबंधन में तो यही बड़ी बात होगी। रही एनडीए की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दहाई भी आंकड़ा वहां इनको मिलने, दहाई आंकड़ा भी ये पार कर पाएंगे। इन्हें 10 सीटें भी वहां मिल जाएगी। अगर इन्हें 5-6 सीटें भी मिल जाए महागठबंधन में, हाँ जरूर इन्हें उन सीटों के अलावा इन्हें आश्वासन का पिटारा जरूर मिल सकता है, आश्वासन की पोटली इन्हें मिल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां उसका किस तरह से बाद में क्रियान्वयन करेगी, अपने वादे पर कितना खरा उतर पाएगी, ये मुकेश सहनी भी बेहतर तरीके से जानते हैं। और आपको समझना ये होगा कि मुकेश सहनी हो या फिर चिराग पासवान, दोनों का संबंध माया नगरी से रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी राजनीति में कहीं न कहीं आप दोनों को की राजनीति में आपको माया नगरी का पुट भी नजर आएगा।
उस स्थिति में तरह तरह की बाजीगरी दिखा रहे हैं मुकेश सहनी, और इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जहां भी हो अधिक से अधिक उन बार्गेन करके वो सीटें ले सके, ताकि वो भविष्य में अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सके। लेकिन अभी जैसा कि संजय जी भी ने कहा कि इनके साथ समस्या क्या है मुकेश सहनी के पास, कि ये दल बना लिए हैं, राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी राजनीति पर इनकी अभी भी पकड़ मजबूत नहीं है। सच्चाई यही है कि इन्हें अगर सीट भी मिल जाता है तो इन्हें उम्मीदवार को ढूंढने की जरूरत पड़ जाएगी। यही कारण रहा कि लोकसभा चुनाव में भी इन्हें जो सीटें मिली उसमें भी इनके पास जो उम्मीदवार था वो आयातित था। तो कुल मिलाकर के जो है सो भ्रम की स्थिति में, ठीक मैं है, तो यही मानूंगा हम भ्रम की स्थिति तो है, लेकिन पारस के लिए क्या स्थिति है? पारस को महागठबंधन कितनी सीटें देंगी? पारस में भी तो कई नेता हैं, चंदन सिंह हैं, पूर्व सांसद हैं, सूरजभान सिंह हैं, भाई उनकी भी महत्वाकांक्षा, ठीक है वो चुनाव नहीं लड़ सकते, भाई इनके प्रिंस राज हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, और भी बेटे भतीजे हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो पारस किस हैसियत में महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे प्रियदर्शी रंजन, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, पहली एक बात तो तय है कि पारस महागठबंधन का हिस्सा होने वाले हैं। कितनी सीटें मिलेंगी, तो मुझे जो खबर है उसके हिसाब से इनको 5 सीटें मिल रही हैं। हालांकि ये 10 मांग रहे हैं, लेकिन इनको 5 सीटें देने की बात चल रही है, और डिपेंड करता है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर चले जाते हैं तो पशुपति पारस की पार्टी को सीटें थोड़ी बढ़ जाएंगी, और अगर ये मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक में रहते हैं तब पशुपति पारस की पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। इसीलिए इनका जो बहुत सा पहलवानों की जो बात है, पशुपति पारस के पास भी बहुत पहलवान नहीं है, गिने चुने पहलवान है। सूरजभान सिंह का परिवार इनके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ एक और नाम है, और इनके अपने परिवार के प्रिंस राज वगैरह भतीजा जो है। उसके अलावा कोई कद्दावर नेता, कोई दमदार नेता, कोई जनाधार वाला नेता, कोई क्षेत्र विशेष पर पकड़ रखने वाला नेता इनकी पार्टी में नहीं है। तो इस हिसाब से इनका बहुत बड़ा मुंह नहीं खुलेगा। ये मांगेंगे भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं, ये मांगेंगे ही 10, और इनको 5 पर महागठबंधन के भीतर सेटल कर दिया जाएगा। उससे ये खुश भी रहेंगे, और इनको अगर बोनस मिलना है तो वही मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक से बाहर हो जाए, तब हो सकता है। पशुपति पारस की जो स्थिति है, वर्तमान में स्थिति है, वो ये स्थिति है बनी हुई कि ये कहीं ना कहीं अन्य दलों के साथ वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाने की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि ओवैसी की पार्टी से भी इनकी बातें हो रही हैं। अगर महागठबंधन से बात नहीं बनी तो ओवैसी की पार्टी के साथ जाकर के भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा ने कभी किया था प्रयोग। वैसा प्रयोग पशुपति पारस भी कर सकते हैं। ये राजनीतिक गलियारों में खबर है, और भी चीजें चल रही है कि अगर हो सकता है कि इनका, हालांकि सूरजभान सिंह के सवाल पर कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर से भी कहा जा रहा है कि कुछ बात इनकी चल रही है। अलग अलग नहीं, चलिए हम ये सारी बातें मान लेते हैं, बस एक लाइन का आंसर सब पैनलिस्ट से चाहेंगे। महागठबंधन में कितनी सीटों की गुंजाइश है? क्या डॉक्टर संजय आपको लगता है आरजेडी 144 से कम पे लड़ेगी, और सीपीआई और सीपीआई-एमएल कितने सीट से कम पे नहीं मानेगी? कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी? आज मीटिंग में क्या कुछ होने जा रहा है? 140 तक आरजेडी लड़ सकती है। 140 सीटों पर आरजेडी लड़ने की संभावना है। वही 50 मैक्सिमम 45 से 50 के बीच में कांग्रेस, ये आकलन है। अब वस्तु स्थिति और जो व्यवहारिक पक्ष है वो तो वो लोग बताएंगे। और पिछली बार जिस तरह से सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल मिलकर के 29 सीटों पर लड़ी थी, इस बार थोड़ी सीटें उनकी भी बढ़ेगी, 35 सीटों तक उनको भी दिया जा सकता है। 2-3 सीट पशुपति कुमार पारस जी की भी बात चल रही है। अब इसके बाद मुकेश सहनी जी के लिए जो हम लोगों ने चर्चा ही की, तो कांग्रेस को तो मानना ही पड़ेगा। कांग्रेस पशुपति कुमार पारस के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेफ्ट की पार्टियां कहाँ जाएगी? वो आरजेडी एनडीए के साथ तो जाएगी नहीं। तो अगर उन्हें 35 भी दिया जाएगा तो ठीक है, वो दबाव बना रहे हैं कि हम 40 कम से कम हमें दीजिए, तीनों मिला करके, लेकिन हम समझते हैं कि 35-36 यही उनको मिलेगा। चलिए, समझ तक जाती है। नहीं, पर फैजान साहब, पान को भी आरक्षण चाहिए एससी कैटेगरी में,
और मुकेश सहनी को भी आरक्षण चाहिए एससी कैटेगरी में। तो अब सवाल ये उठता है कि सहनी एनडीए की तरफ बढ़ गए तो पान पार्टी को क्या सहनी के लिए जो एलोकेटेड सीट होगा वो मिल जाएगा पान पार्टी को, ऐसा लगता है क्या? क्योंकि मेरी जानकारी में 4 तारीख तक बातें फाइनल होने जा रही है और तकरीबन 10 से 15 सीटों की मांग पान पार्टी के द्वारा महागठबंधन से की गई है। देखिए, अभी जो भी बातें हो रही हैं, जो भी डिस्कशन चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग पर है। वो अदर डिमांड्स पर कोई बात अभी नहीं हो रही है कि किसको एससी एसटी का दर्जा चाहिए, किसको किस कैटेगरी में चाहिए, वो बातें नहीं है। लेकिन आपने कहा कि पान पार्टी अगर महागठबंधन का हिस्सा बनती है, सबसे नई पार्टी तो भी पान पार्टी ही है, जो अभी तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ी है। और सभी पार्टियां तो 1-2 इलेक्शन लड़ भी चुकी हैं, जैसे वीआईपी पार्टी या। लेकिन अगर उन्हें मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि 5 सीटों से ज्यादा उन्हें मिलेगी पान पार्टी को। चलिए, पंकज भारतीय जी, आप सहमत हैं? पंकज भारतीय जी, मेरा ये मानना है कि अगर मुकेश सहनी महागठबंधन से एग्जिट करते हैं तो निश्चित तौर पर आईपी गुप्ता की पान पार्टी और पशुपति पारस जी के लिए भी संभावनाएं बहुत बढ़ेगी। और उस स्थिति में ये दोनों जैसे आईपी गुप्ता पान पार्टी को 10 सीटें मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से 5 से 7 सीटें जो हैं उनके पारिस के हिस्से में भी जा सकती है। तो ये सब निर्भर करता है कि जो मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ रहते हैं या फिर वो महागठबंधन से बाहर चले जाते हैं। चलिए, तो दर्शकों आप समझ गए होंगे कि मुकेश सहनी दिल्ली में हैं तो वो बड़ी खबर क्यों बनी हुई है, और पान पार्टी की बात 4 तारीख तक फाइनल होने की संभावना बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ गई है। पान पार्टी एनडीए से बात कर रही थी और मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ घूम रहे थे, लेकिन जो जो चुनाव पास आ रहा है पान पार्टी महागठबंधन के नज़दीक दिखाई पड़ रही है और मुकेश सहनी एनडीए के नज़दीक दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस गहमा गहमी के बीच पशुपति पारस का भी रास्ता महागठबंधन में खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चुनाव से पहले वो महागठबंधन का हिस्सा बन चुके होंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, एलजेपीआर के कई नेताओं को अपने साथ शामिल भी किया है, इसलिए जो तमाम उठापटक है वो आपको देखने को मिल रहा है। बहरहाल कौन किसका हिस्सा होगा हम लगातार आपको बताते रहेंगे। तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर हमारी नजर रहेगी। बिहार की बात में फैजान अहमद साहब, पंकज भारतीय जी, डॉक्टर संजय कुमार और प्रियदर्शी रंजन शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।